नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गोदान उपन्यास का 19वां भाग, जिसमें होरी की कहानी के अंतिम अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। इस भाग में हम देखेंगे कि होरी के जीवन का संघर्ष और उसके परिवार की स्थिति किस दिशा में जाती है। क्या होरी अपनी अंतिम इच्छाओं को पूरा कर पाता है या फिर समाज और हालात उसे और भी कठिनाइयों में धकेल देते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस भाग में जीवन के असल संघर्ष, इंसान की उम्मीद और समाज की कड़वी सच्चाइयों को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए इस भाग में हम होरी की कहानी के अंतिम क्षणों को समझते हैं। मिर्जा खुर्शेद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनावा दिया है। वहां नित्य 150 लड़िंते आ जुटते हैं। मिर्जा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यहीं होती हैं। मियाँ बीबी और सास बहू और भाई भाई के झगड़े टंटे यहीं चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी। आए दिन सभाएं होती रहती हैं। यहीं स्वयंसेवक टिकते हैं, यहीं उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई है। तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई है। गोबर को यहां रहते साल भर हो गया। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है। पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता, न कभी हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने तो केवल मजूरी की ओर आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गमिड़ियों में शरबत और बर्फ की दुकान भी खोल दी। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जम गई। जारे आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह यहां घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी तरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहां नित्य हुआ करती हैं और कोई भागता नहीं। फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को घने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं है। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के एके वालों, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब दुनिया को यही लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वह हसडा के नल पर नहाकर आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिलकर द्वार पर खड़े हुए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है। जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा जी को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल न कर सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपए लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही न थे। इधर आए उधर गायब। ये तो न कह सका मैं रुपए दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं है। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूं। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूं मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते। इस समय तो नहीं है। मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले। बोला, ये आप क्या कहते हैं मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता।
अंगूठी की कौन बात थी? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा। मैं फिर तुमसे कभी न मांगूंगा गोबर। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे। कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे, कितनों ही को गाड़े समय पर मदद की थी, पर ऐसे से वह मिलना भी न पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिससे वह समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे। किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काया हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल की अचरज होता था। जिस कोठरी में वह रहता है वह मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपया मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने न कभी किराया मांगा न उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्के वाला रुपये मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी और काना। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे बड़ी जरूरत थी। गोबर ने 1 आना रुपया सूद पर रुपए दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे? गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी? अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया। सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूं जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहां रहता था तो चाहे कितना ही कमाऊं, खा पी सब बराबर। बीड़ी तमाकू को भी पैसा न रहता। उस पर हैरानी, थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ। फिर नानबाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई है उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल आती हैं और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम न मिला तो जिंदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूं तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लेटोगे तो घरवाली पांव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। ये बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वह दुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह मां, बहनों और चुनिया के लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। होली के लिए एक धोती और एक चादर। सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल। रूपा के लिए जापानी चूड़िया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा। बच्चे के लिए टोप और फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गईं। बिस्तर भी बच गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूं। भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेहरिया को बिना लिए न आना, नहीं घर में न घुसने पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी, कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंग को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा है। सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। इतने में भूरे एक्का लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मार कर आया था। खबर मिली गोबर घर जा रहा है। वैसे ही एक्का इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने एक्के पर सामान रखा। एक्का बड़ा, पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और एक्के पर बैठ गया।
सड़क पर एक एक का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था, और घोड़ा था पानीदार, घोड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमरे से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो, घरवाली के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया। एक दिन जरा एक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा। जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां खून गिराने को तैयार हूं। इतना छोटा दिल नहीं पाया है। और ले भी लूं तो घरवाली मुझे जीता छोड़ेगी? गुर ने फिर कुछ न कहा, लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। तो दोस्तों, गोदान का 19वां भाग यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हम होरी की जीवन यात्रा के अंतिम मोड़ को देखते हैं, जहां उसका संघर्ष और भी विकट हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें यह सिखाया है कि जीवन की कठोर सच्चाइयों के बावजूद इंसान का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। लेकिन समाज की कठिनाइयों के आगे उसकी उम्मीदें चूर हो जाती हैं। होरी का यह आखिरी संघर्ष हमें जीवन और समाज के असली पहलुओं से अवगत कराता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम लेकर आएंगे गोदान का 20वां भाग। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।